गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग रवि, आशिमा, अनीश, स्मिता, पंकज, अक्षय, अवांशिका, सुबोध, तनुज, रितु, राजेश, कनिष्क, लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रु, दशरथ, रावण एंड ऑल। माय डियर, नहीं मूड अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है और बहुत बढ़िया वाला है। तो माय डियर, लास्ट क्लास में हमने 6.1 और 6.2 कवर कर ली। अब 6.3 पे काम करेंगे और इस एक्सरसाइज को एनसीईआरटी से कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा सा और लेवल देने के लिए आर डी शर्मा में से सवाल निकालेंगे। ठीक है, आपको मैं समझ रहा हूं कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस लाइन एंड एंगल्स के चैप्टर में काफी बेहतरीन तरह से समझ आ गए होंगे। और सुशील लिखले सर सुपर पढ़ाते हैं आप, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक आप दे ही रहे होंगे और हम फीडबैक में आपको 10 नंबर दिए हैं। वही नंबर दीजिए जो आपको फील होता है, लेकिन अभी हमारी मुलाकात को 2 महीने हुए हैं और इस 2 महीने के बाद अगर आज भी आपने 10 नंबर दे दिए हैं तो इस 10 नंबर को मैं मेंटेन करके रखूंगा, ताकि जब लास्ट चैप्टर हो और लास्ट क्लास में हम काम कर रहे हो तो किसी को ये ना लगे कि मैंने गलती से 10 नंबर दे दिए, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए। सो 10 मार्क्स जब किसी को मिल जाते हैं तो सबसे डिफिकल्ट काम शुरू होता है, क्योंकि 10 के बाद 11 नहीं होते अगर 10 नंबर्स का ही पेपर है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 10 पर कंटिन्यू अपने आप को कैसे बना के रखे। तो जब अपने आप को कंटिन्यू बना के रखना होता है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बढ़िया समझ आए और बढ़िया समझ आ रहा है। मैथमेटिक्स में जब आप 8वीं क्लास तक थे तो यकीन मानिए बहुत छोटे से बच्चे थे, एकदम बच्चा 9th में आके थोड़ा सा बड़ा सा फील होता है, क्योंकि बड़ा सा चैप्टर आ जाता है। मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर वो बड़ी बड़ी चीजें एक छोटे से बच्चे को तुरंत जब हम सिखाते हैं तो यही याद रखते हैं कि इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जल्दी से समझ नहीं आता होगा। इनके लिए बहुत जरूरी है कि आराम आराम से इन्हें सिखाया जाए। तो उसी आराम आराम से सीखते सीखते थोड़ा सा और आगे चलें। यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू बेटा। मैं सबका ही फेवरेट टीचर हूँ, लाली वगैरह जितने भी आप बच्चे हैं सब बहुत प्यार करते हैं, मुझे मालूम है। मेरी एक्चुअली बिजी बहुत होता हूँ बाबू, इतना ज्यादा बिजी होता हूँ कि टाइम निकालने की कोशिश भी करता हूँ तो नहीं निकल पाता। लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टूडियो के आसपास ही रहूं और 2 की जगह अब क्लास हो सकता है आने वाले टाइम में एक और एक्स्ट्रा क्लास चालू हो जाए जल्द ही, शायद फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, ताकि एक RS अग्रवाल की जो बुक है उस पर भी हम काम शुरू कर दें। अब आप लोगों को इंटरेस्ट बेसिक आ चुका है तो अलग से RS अग्रवाल जो चैप्टर हो चुके हैं उससे कराए जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दरिप सारे सुपरस्टार, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई डियर, आज 6.3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे तो शायद मैंने कुछ चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी अगर हम 6.3 को देखना चाहे तो उसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेने चाहिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास इसकी फिगर क्या दे रखी है बुक में और उस फिगर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री देना है आपने। हाँ हाँ सर, वो हाइट एंड डिस्टेंस बोला था आपको, ये तो हो चुका ना। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए भी बोल के आए थे आपको हम 3-4 दिन पहले। देखो अगला होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्यों नहीं हुआ सर, 5 दिन हो गया। बच्चा लोगों को जवाब देना पड़ता है ना। ठीक है, आपके पास काम है तो आप हमें बता दो ना, मैंने 5 दिन दिया आपको ना। आपको आप देखो वीरवार को हम आपको दिए थे, याद है आपको? और आज क्या वार है? बच्चों को तो देना है ना टाइम से, प्लीज। आज चलो, आज तो मैं बुक से करा देता हूँ, लेकिन आप कल तक तो तैयार कर दो इसे। 3 कहाँ है सर? एक सिंगल। 1 मिनट बेटा, वेट अ मिनट। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ यही है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ना। दिस इज 195। फिगर तो मैं आपसे बनवा ही नहीं रहा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो कितना क्वेश्चन है इसमें। कब तक क्लास लगेगी?
देखो कितना क्वेश्चन है, 13-14 क्वेश्चन है, 16। राइट, बस इतना ही है और है ही नहीं कुछ इसमें, यहीं से शुरू है यहीं खत्म है। 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है। आज तो हमें आपकी बुक दे दो, कल से बना देना इसे। तो आज आप दे सकते हो क्या? क्या आज पूरा नहीं होगा ना, 10 क्वेश्चन दे सकते हो, बाइलिंगुअल है ना, 6 दे सकते हो। तो 6 इसके बना दो। भाई 5 o'clock क्लास है। 6 क्वेश्चन दे दो, कोई बात नहीं। सॉरी बेटा, हाँ फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, वो जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट तैयार करते हैं ना, उनको काम देना था थोड़ा सा। चलिए देखिए, हमारे पास 6.3 अब तो बहुत आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, इन ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR की भुजाओं में QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया। मीन्स आपके पास ये एक फिगर है, लास्ट क्लास में मैंने ऐसे कराया था। स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा नहीं रहा हो उस दिन क्लास में तो उसे समझ आ जाएगा। This is P, this is Q, this is R, and this angle is given to us is 135 degree. And this is S, a point, this is the point P, and it is also a point T. देखो बेटा, आपसे कहता है इस आकृति में एक एंगल और दे रखा है आपको 110। यदि आपसे ये बोला गया कि ट्राइंगल PQR, तो ये ट्राइंगल है PQR की भुजाओं QP, QP मतलब Q से शुरू करना है, P पर जाना है और उसको बढ़ाना है S तक। ये देखो QP को S तक बढ़ाने के लिए बोला गया, तो हम उसे S तक लेके आए। जबकि RQ मतलब R से Q की तरफ हम गए और उसने उसको T तक बढ़ाने के लिए बोला, तो हम उसे T तक बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने के बाद क्या हुआ, यदि कोण SPR मीन्स SPR मतलब ये वाला सेक्शन, दिस एंगल, यदि ये एंगल आपके पास है तो आपको ये समझना होगा कि गिवन फिगर में ये एंगल अपने आप को कहां रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको कि अगर एक लाइन को आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने पर आप देखते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल भी बन सकता है अगर उस लाइन पर कोई पहले एक ट्राइंगल बना रखा हो तो ऐसे ही अगर आप देखें कि इस लाइन पर राइट रॉन्ग एक ट्राइंगल बना हुआ है और जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है बेसिकली इस एंगल को छोड़कर इस एंगल और इस एंगल के टोटल के बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से आपने जब ये लाइन को एक्सटेंड किया बेटा, इसको आगे बढ़ाया, तो एक एक्सटीरियर एंगल आपका बाहर आ गया, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको भी कहीं ना कहीं दो एंगल के सम से हम निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, ये हमारा बाद का काम है। सबसे पहले हमें सिर्फ एक ही एंगल निकालना है, PRQ। तो समझो कि जो एंगल के बीच में लिखा होता है वो एंगल हमें निकालना है। तो P से शुरू करो, R तक जाओ और Q, मतलब ये हमारा एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया, आई लव माई ऑल किड्स, बट मेरे कुछ और बच्चे भी हैं जो आज नए हो सकते हैं, उनके हिसाब से मुझे आराम से आपको समझाना है। तो बच्चे ये वाले एंगल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो बचा हुआ एंगल है, एंगल Q का अंदर वाला जो पार्ट है, उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो एंगल TQR, जो आपका एंगल TQR है, एंगल TQR यानी कि कोण TQR जो है उसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगी, और उसके अंदर Q पर दो एंगल होंगे, एक होगा PQT, एंगल PQT प्लस PQR। ठीक है जी, एंगल PQR, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180
80 डिग्री होगा। तो पी क्यू टी की वैल्यू आपके पास 110 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आपको निकालनी आती है, सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहां क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर, एक्सोम, रैखिक युग्म। जी हां, इसको लिखने के बाद आपका एंगल पी क्यू आर निकल जाएगा, ये 110 डिग्री वहां शिफ्ट हो जाएगा और ये आपकी आ जाएगी 70 डिग्री वैल्यू। अब आपके पास सवाल पैदा होता है कि आप इसको पहले निकालना पसंद करेंगे, उसके बाद ट्राइंगल के अंदर जाकर दो एंगल की हेल्प से तीसरा एंगल निकालना चाहोगे, या आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल यूज करना चाहिए। आप फिलहाल बोल सकते हैं कि जो एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री, राइट, एंगल एसपीआर जो है आपका, वो इस समय एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, और देखो पी आर क्यू ही आपको निकालना है, के टोटल के बराबर है। और इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यानी कि बहिष्कोण प्रमेय, या बाह्य, जो बहिष्कोण होता है बाह्य कोण प्रमेय भी बोल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब एसपीआर की वैल्यू, एसपीआर की वैल्यू 135 डिग्री है बेटा, पी क्यू आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज 70 डिग्री। तो बच्चे आपको जो चीज पूछी है वो सिर्फ एक एंगल पूछा है ना बेटा। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या बोलने वाले हो आप, सर 135 डिग्री में से माइनस कर दो, और क्या करना है, कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो ये 5 आएगा, 13 में 7 किया 6 आएगा, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर निकाल लिया होगा। अविनाश ने आंसर निकाला 62, 62, 62 नहीं बच्चे, द आंसर इज 65 डिग्री, यस 65 डिग्री इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने निकाला है, वेरी वेरी गुड। ज्यादा देर नहीं हुई जयदीप, अभी शुरू किया है बेटा। इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, एक्सरसाइज 6.3, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, लेकिन उस समय ये जो आपके सामने लैंग्वेज है वो नहीं लिखी थी, बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए दिया था। अब प्रॉपरली लैंग्वेज में आपको समझना था कौन सी बात कैसे यूज की जानी है। अब आते हैं हम इससे अगले सवाल पर। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। मेरा नाम नहीं लेते, विनय तुम्हारा नाम रख लेते हैं भाई, हम रख लेते हैं, लोग हमारा नाम लेंगे विनय फिर, ठीक है ना। चलो जी, मजा तो ये है कि जब आपका रिजल्ट आए, क्लास 9 से आप 10th में आए, तो लोग आपके साथ हमारा नाम लें। आपका नाम तो होना ही है, हमारा भी हो जाएगा आपके साथ, बस रिजल्ट निकालना है आपने। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी देखते हैं क्या बोलता है। इन फिगर 6.40 एक फिगर आपको दे रखी है, दिस इज द फिगर गिवन टू यू। In the given figure 6.40 एंगल x is equal to 62 डिग्री। मतलब ये एक पॉइंट है x, और यहां पर जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 62 डिग्री। ओके, उसके बाद बोलता है एंगल एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड, तो ये x है और फिगर में y कहां है सर, y यहां है, z कहां है सर, यहां है। तो एंगल एक्स वाई जेड बोलने का मतलब x से शुरू किया, y पे गए, फिर z पे गए, तो पूरा का पूरा एंगल ही कंसीडर हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो एंगल है माय डियर, वो हमें दे रखा है 54 डिग्री। तो दिस कंप्लीट एंगल इज गिवन टू अस 54 डिग्री। ये this whole is given to us 54 degree, ठीक है। so this is 54 degree।
Okay. After that he said if YO and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY. मतलब ये एक O पॉइंट दे रखा है और इसने कहा कि जो YO और ZO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांटना, यानी कि समद्वि भाजक, और एंगल मतलब कोण, कोण समद्वि भाजक, यानी कि कोण का समद्वि भाजन हुआ है। एंगल दो पार्ट्स में बटे हैं और उनका नाम है कोण समद्वि भाजक, जो कि फिलहाल है YO और ZO। इस YO ने एंगल XYZ को समद्विभाजित किया है और जबकि ZO ने एंगल XZY को समद्विभाजित किया है। तो हमारे पास ये वाला एंगल पूरा का पूरा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है? बहुत धीरे धीरे ज्योमेट्री सीखने से क्या होता है जानते हो? आप पेपर में बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हो। इसलिए मेरे को आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है और उसी की वजह से आप लोग अपनी क्लास से पहले रेटिंग भी कर रहे होंगे। एंड अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने 10 मार्क्स दिए हैं तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 10 को मेंटेन करके दिखाऊं और लास्ट क्लास तक वही मेंटेनेंस बनी रहे। तो चलिए माय डियर्स ने आगे बोला रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो हमको बताना है फाइंड OZY। O से शुरू किया, Z पे गया और Y, मतलब हमें यह कहना चाह रहा है साहब, हमें ये कहना चाह रहा है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कैलकुलेट करना है आपने। दिस एंगल जो मैं ये आर्क दिखा रहा हूं ना, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द एंगल YOZ। YOZ मतलब दिस इज, ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा मैं इसे रेड कलर क्यों कर रहा हूं, ताकि आप फोकस कर सकें हाउ टू फाइंड आउट एंड व्हाट टू फाइंड आउट। ठीक है, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो बच्चे अब ध्यान से देखो कि इस सवाल में हमें कितने आराम से चीजों को समझना है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स में अगर 2 एंगल पता हो तो तीसरा एंगल आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल XYZ की। इन ट्राइंगल XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम बोल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल ठीक है। चलो, अब अगर ये बात पता है तो एंगल X की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी दे रखी है, 62। दिस इज 62 डिग्री। एंगल Y की वैल्यू की बात करें तो दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू वाज दैट इज 54 डिग्री। अब एंगल Z जो है वो फिलहाल हमें नहीं पता और ये बढ़िया है कि हमें 2 एंगल पता है। तो हम यहां पर एंगल Z की बात करें तो वो 180 डिग्री में से बेटा इन दोनों का टोटल सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, यानी कि 6 5 11 मतलब 116 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल Z बराबर होगा, घटा लेते हैं, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। अब 64 डिग्री के बाद हमें समझ आता है कि थर्ड एंगल 64 डिग्री का है। यहां पर जो हमारे पास पोर्शन आपको दिख रहा है रेड कलर का जो आप देख रहे थे, ये वाला सेक्शन हमें कैलकुलेट करना है जो कि पूरे एंगल का हाफ के बराबर होगा, जेड एंगल के। तो जेड एंगल का हाफ क्यों है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोला गया है। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर बोला गया है। तो एंगल बाइसेक्टर तो नाम क्या बनेगा इसका? OZY। क्या यही पूछा है? यस, OZY। अगर हम बात करें एंगल
एंगल ओ जेड वाई प्लस, देखो ओ जेड वाई प्लस ओ जेड एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड है, यानी कि एक्स जेड वाई है। अब यहां पर हमें पता है कि ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ओ जेड एक्स। रीजन, जेड ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। क्योंकि जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और हमें जो निकालना है ओ जेड वाई, उसके लिए हम दूसरे वाले पार्ट को भी ओ जेड वाई लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे एक्स जेड वाई का मान 64 डिग्री। अब दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ जेड वाई, दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। सो फाइनल माय डियर ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 64 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 32 डिग्री। आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ओ जेड वाई। दूसरा एंगल जो आपको निकालना है, दैट इज द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल ओ वाई जेड। नाउ इन ट्राइंगल, ओ वाई जेड, आपके पास अगला आंसर है वाई ओ जेड क्या होगा। तो आपको एंगल वाई ओ जेड पहले लिख लो क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर आपका ये वाला एंगल आता है, दिस इज ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड। और उसके बाद आता है ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 180 डिग्री। और आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आपके पास वाई ओ जेड एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। ओ वाई जेड क्या है? सर ओ वाई जेड भी वाई ओ के एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से 54 डिग्री के हाफ के बराबर होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं इसका हाफ ऑफ एंगल वाई प्लस ओ जेड वाई हम निकाल चुके हैं, दैट इज 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। माय डियर, इससे आगे अगर हम चले तो हमारे पास एंगल वाई ओ जेड कैसे निकला? हाफ ऑफ वाई एंगल वाई कितना है? 54 डिग्री है, प्लस 32 डिग्री। यहां से हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री और 54 का आधा 27। 27 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? जी हां, इसमें इसका आधा जोड़ोगे तो 27 में जोड़ दिया आपने 32, तो ये हो गया 2 3 5 और 7 और 2 9। यस, तो फाइनली एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू हो गई आपकी 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1। जिन जिन बच्चों ने ये दोनों आंसर निकाले हैं, दैट इज 64 डिग्री का हाफ। अभी हमें ओ जेड वाई यस ये रहा ओ जेड वाई 32 डिग्री और 121 डिग्री, जिनके ये आंसर आए हैं, दोज हैव लर्न्ड हाईली लाइन्स एंड एंगल्स प्रॉपर्टी, उन्हें अच्छी तरह से समझ आने लगा है। एग्जाम्पल 8 बता दीजिए बेटा। 8 तक तो तब पहुंचेंगे ना जब हमने सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 आगे बढ़ना है ना। सर वीडियो में क्लियर की नहीं आ रही, साफ नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखूं क्या? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार और बताइए, ठीक है, एक बार और सुनो। छोटा सा दिमाग लगाओ, अपने एक दिमाग को बोलो कि मुझे अगर कोई एंगल निकालना है और वो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर है, तो उस समय 2 चीजें मेरे समझ आनी चाहिए। एक, नंबर 1 कि वो एंगल निकालने के लिए बाकी के 2 एंगल होने चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, जब हमें ये वाला एंगल निकालना था बच्चे, तो इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे बाकी के ये वाले दोनों एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला।
तो जब तक ये नहीं निकले तब तक हमने ये वाला एंगल नहीं निकाला। तो हमने देखा कि यार ये एंगल क्या है, ये कहीं ना कहीं पूरे एंगल का आधा हिस्सा है, लेकिन ये एंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल था, ठीक है ना। तो तीसरे एंगल तक पहुंचने के लिए, तीसरे कोण तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ट्राइंगल एक्स वाई जेड का इस्तेमाल किया और उसके तीनों एंगल का टोटल लिखा 180 डिग्री, जिसमें आपको दो एंगल पहले पता थे 62 और 54, आपने दोनों रखे और तीसरा एंगल जेड निकाल लिया। क्यों निकाल लिया सर? सर जेड का ही तो हिस्सा है जो लाल रंग आपको दिख रहा है, कौन सा? हाफ पोर्शन दिख रहा है। तो दिस हाफ पोर्शन यू हैव टू फाइंड आउट। सो दिस हाफ इज हाफ ऑफ व्हाट? दिस हाफ इज हाफ ऑफ जेड। तो जेड का आधा पोर्शन निकालने के लिए जेड तो होना चाहिए। तो जेड की वैल्यू आपने निकाली 64 और फिर 64 का किया हाफ, तो आपका आंसर आया। जो बेटा आप प्रॉपर्टी बता रहे हो ना अमृत, वो भी मुझे मालूम है कि एंगल बाइसेक्टर से सेंटर वाला एंगल हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। और क्योंकि ये वाला एंगल हम निकाल चुके थे, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज टू कैलकुलेट द सेम थिंग। अगर आप प्रॉपर्टी ठीक लगा रहे हैं तो दोनों सूरतों में सही है। अमृत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने ही पिछली क्लास में आपको ये प्रॉपर्टी इसी क्लास में समझाई भी थी। जी हाँ। तो अब आप देखिए कि हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया, उसके बाद इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, मतलब ओ वाई जेड ट्राइंगल में हम चले गए। फिर हमने इस एंगल का टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल किया। इन तीनों में इसका टोटल क्या था? जेड की हाफ वैल्यू। जेड का मान हमने निकाला था 64 डिग्री, और 64 डिग्री का जब हमने हाफ किया तो 32 डिग्री अंदर आ गई। ऐसे ही 54 का आधा 27 अंदर आ गई। अगर तीन एंगल में से एक एंगल 27 है, एक 32 है, तो तीसरा एंगल तो 180 में से माइनस करके निकल ही जाएगा। गॉट इट आई थिंक। अब हम बात करें कि अगर सिर्फ यही एंगल पूछा होता तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ओ एंगल को निकालने के लिए तो जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताई उसी को फॉलो कर लेते। और फॉलो करने का मतलब है ये एंगल हमेशा एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनने वाला एंगल है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा, है ना। 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कितना होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल वाई एक्स जेड। इससे भी हम निकाल सकते थे। तो एनी हाउ, इसी को अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा और दोबारा से समझा दूंगा। एक काम करते हैं, हम जो लास्ट वाला एंगल है उसे किसी और तरीके से भी निकालते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से निकालते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ये वाला एंगल डायरेक्ट है, तो इतना सारा काम करे बगैर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते। तो अमृत को याद थी प्रॉपर्टी, सर ने कराई हुई है, तो हम प्रॉपर्टी के हिसाब से निकालते हैं। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल वाई एक्स जेड। सो दिस इज, यू कैन कैलकुलेट, दिस इज 90 डिग्री plus half and this is equal to what my dear? 62 degree. So this is 90 degree plus half हो जाएगा तो 31 डिग्री हो जाएगा, and this answer is again 121 degree which we calculated. Okay, good, बढ़िया, शाबाश। प्रभात एक्सरसाइज खत्म हो जाने दो, फिर इसके अंदर जितने भी एग्जांपल है ना बुक में थ्योरम्स के, वो सारे कराऊंगा, आरडी शर्मा भी कराऊंगा, डोंट वरी। जल्दी तो हम कर ही नहीं रहे ना। हाफ 31 कैसे आया? अरे जब आप 62 का हाफ करोगे तो 2 से तो डिवाइड करोगे ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये भी करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अगर किसी को नहीं समझ आई है तो हो सकता है वो बच्चा बाद में आया हो और उसने ये प्रॉपर्टी ना देखी हो, तो प्रीवियस क्लास देख लें तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। नाउ दिस द टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। एक क्लास में बेशक से 5 क्वेश्चन हो, लेकिन पांचों समझ आने जरूरी हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, कुछ बच्चों को दोबारा रिपीट करना, जैसे मैंने कर दिया, और कभी कमेंट निकल गया और ना देखा और हमने आगे चले गए हो, तो वीडियो तो आपके पास है ही, आप 2 बार देखोगे तो ऑटो रन पे आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर 6.41 AB and DE are parallel lines। तो आपके पास फिगर में
ये लाइन, ये और ये सिचुएशन है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब जरा समझो, आपको बोलता है एंगल बी ए सी, मतलब ए के ऊपर एंगल बन रहा है 35 डिग्री। जिन बच्चों को एंगल को स्टडी करना नहीं आता वो समझिए, यहां क्या लिखा था, एंगल बी ए सी, बी ए सी, एंगल का निशान नहीं लगाया, तो बी ए सी 35 डिग्री, तो इसका मतलब है बीच में ए है तो ए पर एंगल बन रहा है। उसके बाद एंगल सी डी ई, सी से शुरू करो डी पे जाओ ई तक पहुंचो, सी से शुरू करो डी पर जाओ और ई तक पहुंचो, तो बीच में कौन फंसा, डी, तो इसका मतलब है डी एंगल कितना है, 53 डिग्री है। एंगल डी सी ई निकालिए, तो डी सी ई, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज योर प्रॉब्लम माय डियर, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सर ये जिस ट्राइंगल में एक एंगल है ना, उसका एक एंगल तो मालूम है लेकिन दूसरा वाला एंगल भी तो पता होना चाहिए। जब दूसरा वाला एंगल पता लगेगा तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सारे कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट जी। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि एंगल ई का कैसे पता लगे। तो यहां पर क्योंकि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डीई गिवन है ना, एंगल बी ए ई is equal to angle AED is equal to 35 डिग्री। रीजन हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 35 डिग्री आपको पता लगा, तो कहां से पता लगा, यहां से पता लगा, और कहां का पता लगा, एंगल सी डी, मतलब इन ट्राइंगल सी डी ई में पता लग गया आपको एंगल। तो नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, समस्त कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज द प्रॉब्लम। डी की वैल्यू मालूम है हमें 53 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू कितनी है जो अभी हमने कैलकुलेट करी, 35 डिग्री। देखो कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाल भी दिया है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन पेपर में तो लिख लिख के करना है ना। तो जितने बच्चों ने 92 डिग्री आंसर निकाला है, ये सब इस चैप्टर में जैसे ही पेपर सामने आएगा धूम मचाने वाले हैं, राइट। किसी ने गलती से टोटल घटाते समय अगर गलत नंबर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार दोबारा देख लीजिए अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे अब हम। बहुत बढ़िया भाई, जब तुम अलग अलग कमेंट देते हो तो लगता है मजा आ रहा है। सवाल में दम नहीं है, ओके, सवाल में दम नहीं है, अगर ये सेंटेंस पढ़ा जाए तो इसका मतलब है कि अब आप में इतना दम है कि सवाल में दम नहीं है।
चौथा क्वेश्चन मिसिंग है इसमें, 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, यहां देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। In the given figure 6.42, if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT is 40 degree and RPT is 95 degree and TSQ is 75 degree, find the angle SQT। देखें तो क्या सवाल है, फिगर हमारे पास है ये, this is P, R, T, S and Q. This angle is equal to 95 degree. This angle is 40 degree and this is 75 degree। तो क्या निकालना है, क्या दे रखा है, इसको जरा समझ लेते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, बोला है कि इसने दो लाइन है, ये नहीं बोला कि कोई भी लाइन पैरेलल है, अभी तक बोला है कि दो लाइन है पीक्यू और आरएस। जैसे पीक्यू एक लाइन है और आरएस एक लाइन है, टी पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है भाई। सच दैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री दिख रहा है, पी आर टी 40 डिग्री है। और आगे बोलता है आर पी टी, मतलब आर से शुरू करें, पी पे जाए, टी पे आए तो 95 डिग्री। और टी एस क्यू दैट इज 75 डिग्री। पूछना चाह रहा है एस क्यू टी की वैल्यू क्या होगी। एस क्यू टी, क्या गलती आपसे हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक अबाउट। कई बार बच्चा क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि ये लाइन पैरेलल है, लेकिन वो समझ बैठता है कि ये पैरेलल है और ये 95 है तो ये भी 95 होगा। बच्चे जब पैरेलल लिखा ही नहीं है तो अल्टरनेट एंगल की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि जिस एंगल को हम निकालना चाहते हैं वो किसी ट्राइंगल में है, और जब कोई एंगल किसी ट्राइंगल के अंदर होता है और उसे हमें कैलकुलेट करना होता है तो इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उसके बाकी के एंगल के बारे में आपको क्या मालूम है। तो बच्चे ये देखिए ध्यान से, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। जब ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यहां पर ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है, और उसका रीजन हमारे पास होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जी हां, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर हम ट्राइंगल टी क्यू एस में एंगल क्यू को निकालना चाहते हैं तो टी के बारे में पता करना चाहेंगे सबसे पहले, और टी के बारे में पता लगेगा इसके बारे में, और ये एंगल पता लग सकता है क्योंकि पी आर टी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल ऑलरेडी मालूम है, और जिस ट्राइंगल के दो एंगल मालूम होते हैं उसका तीसरा एंगल मालूम करना बहुत आसान होता है। तो चलो घुसते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी। हमारे पास है एंगल P दैट इज 95 डिग्री, एंगल R दैट इज 40 डिग्री, और एंगल PTR नहीं मालूम है। तो अगर हम एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR की वैल्यू को 180 डिग्री लिखें तो हम कौन से ट्राइंगल में हैं, इन ट्राइंगल पीआरटी, राइट। तो हमें ये सोचना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई यहां पर।
राइट रॉन्ग? अब देखिए, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, तो P की वैल्यू कितनी है बेटे? 95। R की वैल्यू कितनी है? 40। PTR की वैल्यू कितनी है वो भी आ जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 145 डिग्री। अब ये वाला एंगल ये कैसे पॉसिबल है? 145 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी, डिग्री। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब त्रिभुज कौन सा वाला? अगला वाला। नाउ इन ट्राइंगल STQ, हमें पता है एंगल S का मान 75 डिग्री है और एंगल T का मान 45 डिग्री है, और अगर कुछ निकालना है तो वो है एंगल Q, जो कि कैलकुलेट किया जाना है। तो इसी ट्राइंगल के अंदर हम बोल सकते हैं एंगल S, एंगल T, एंगल Q इक्वल टू होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, S की वैल्यू कितनी है आपके पास? एंगल S बोले तो 75 डिग्री। एंगल T निकाल चुके हैं हम। एंगल Q जो हमें निकाल रहे हैं हम, वही तो है SQT। इसको SQT भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल SQT की वैल्यू कितनी आने वाली है? 7 4 11 और 1 12, मतलब 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा। तो कितने सारे बच्चे हैं? अभी जब मैं सारा लिख कर देखूंगा तो पता लगेगा। सर से पहले तो स्टूडेंट्स ने निकाल लिया। वाह, बहुत बढ़िया माय डियर, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2-4 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, किसी ने 70, किसी ने 65 वगैरह लिखा है, वो गलत है। बाकी ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया से आंसर निकाला हुआ है। शाबाश शाबाश। अरे 160 नहीं यार ऋषभ, अतुल्य 66664, ये क्या लिख रहे हो? 5 तक बन गया सर। अरे वाह, हम कहां पर पहुंचे? हम 4 पे और तुम 5 तक बना गए। तुम करोगे जरूर मेरा नाम रोशन। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं माय डियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th प्रॉब्लम। हर सवाल को आसान से धीरे धीरे कराने का एक ही मतलब है, आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ज्योमेट्री समझ नहीं आती है। विवेक आप नए हैं, मोस्ट वेलकम। सर रुक रुक कर चल रहा है वीडियो। कहीं नहीं रुक के चल रहा है यार, तुम्हारा पर्सनल वीडियो भी हो सकता है, आपका अपना नेट स्लो भी हो सकता है। यहाँ तो इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है कि पूरे कैरियर विल ने मुझे हाईजैक करके यही स्टूडियो में ही रखा हुआ है अब, क्योंकि यहीं सबसे बढ़िया आपका नेट चलता रहता है। फिगर मैंने बना दी 5वें क्वेश्चन की, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है? 6th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। चलो, इस फिगर में ये वाला आपको क्या कैसे पता लगा कि ये 90 डिग्री है? फिगर से
या भाषा में भी कुछ ऐसा लिखा है जिससे हम इसे 90 डिग्री माने? ये फिगर में नहीं दे रखा था लेकिन हम इसे लिख रहे हैं 90। क्यों? क्योंकि लिखा है PQ और PS परपेंडिकुलर है, मतलब PQ इज परपेंडिकुलर अपॉन PS। तो PQ जो है वो PS के ऊपर लंबवत है। लंबवत होने का मतलब है लंब, लंब मतलब सीधा गिरना, और सीधा गिरता है कैसे? 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये एंगल 90 डिग्री आपको दे रखा है। अब क्या है सर, जिस ट्राइंगल में X और Y फंसे हुए हैं उस ट्राइंगल में तो X और Y के बारे में तो मालूम नहीं है, उल्टा 90 डिग्री का एक एंगल मालूम है। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि X और Y बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं दे रखी। अगर ये दे रखा होता कि PQ और PS दोनों बराबर भुजाएं हैं तो फिर हम X और Y की वैल्यू बराबर बराबर 45-45 निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब हमें सोचना होगा यार कुछ करते हैं ताकि हम अंदर चलें। तो क्या कोई पैरेलल लाइन वगैरह सिचुएशन दी है क्या? देखो, PQ जो लाइन है वो SR, मतलब ये जो SR है उसके पैरेलल है। यहां से मजा आएगा आपको और ये समझ आएगी बात कि ये वाला जो पूरा एंगल होगा, दिस एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल होगा बेटा, ये पूरा एंगल आपका इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? अरे the lines are parallel, so alternate interior angles are always equal। तो आप बोल पाएंगे कि हमारे पास ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें सर? सबसे पहले काम करते हैं, लिखते हैं since PQ is parallel to, since PQ is parallel to SR and RQ is transversal of PQ and SR, therefore angle PQR will be equal to angle QRT। कोण PQR बराबर होगा QRT के, और रीजन होगा हमारे पास वही क्या? अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों एंगल बराबर हुए तो हम कैसे रख सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि एंगल PQR जो है, एंगल PQR जो है वो बराबर हो गया किसके? 65 डिग्री के। और इस एंगल PQR को हम लिख सकते हैं X प्लस 28 डिग्री के, यानी कि PQS एंगल PQS प्लस एंगल RQS इज इक्वल टू एंगल PQR। अब PQS को आप देखो तो PQX X है और RQS की वैल्यू दे रखी है आपको, दिस इज 28 डिग्री, और PQR आप निकाल चुके हो 65 डिग्री। X की वैल्यू के लिए आप जाएंगे तो बोलेंगे 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, और X की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3। जिन बच्चों ने अभी तक X की वैल्यू 37 डिग्री निकाली है, बहुत सही आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ये देखकर कि आप मुझसे पहले आंसर निकालने लग गए हो, मतलब मेरा काम हो गया। अब फीडबैक की मुझे जरूरत नहीं है जब आपका फीडबैक बहुत बढ़िया आ रहा है तो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब है हमारे पास ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS, अर्थात त्रिभुज PQS में एंगल P, एंगल Q और एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लगेगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि
किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और P की वैल्यू तो परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री है। Q की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि आपको Q की वैल्यू तो आपके पास X है, जिसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हमने निकाल के दे दी है, दैट इज 37 डिग्री। S की वैल्यू आपको यानी कि Y है, जो आपको कैलकुलेट करनी है। Y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 और 3 12 मतलब 127 डिग्री। अब आप बोलेंगे Y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, एंड दैट एंगल इज 150। सॉरी, क्या हो जाता है कई बार तुम्हारे साथ काम करते करते हम 53, दिस इज 1 में से 1 गया तो भूल जाते हैं, 53 डिग्री। सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 37 एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो जितने सारे बच्चों ने वैल्यू निकाल ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इफ योर आंसर इज करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज लेफ्ट एंड टाइम इज वेरी शॉर्ट इन दिस केस टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे उस सवाल को सीखने के लिए। एक सवाल आपके पास होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 6, और अगर फिर भी आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आर डी शर्मा की प्रैक्टिस करवाते समय ये सवाल हम आपको करवा देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अब हम एनसीईआरटी के सवालों को इसलिए ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि आपका जो पेपर है वो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब आप 10th में होंगे तो आपका जो लेवल है वो हाई लेवल होना चाहिए, ताकि टफ लेवल भी उस समय जब आए तो आप बिंदास कर सकें। आई होप आज के इन 5 सवाल में आपको सवालों को देखना आया होगा, सवालों में घुसना आया होगा, वैल्यूज को निकालना आया होगा। और एक सवाल आपको दे रहा हूं सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 6, अगर फिर भी नहीं निकला आपसे तो डोंट वरी, बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे और आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट अभी भी हमसे नहीं मिल पाए लेकिन आपसे मिलते हैं, उन्हें बताइए कि कैरियर व्हील पर आपको कितने बढ़िया तरीके से आपके अपने ताऊजी जैसे मैच्योर्ड सर, राइट, दादाजी बोलते हैं आप हमें कभी कभी, है ना, मास्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं आप, जो भी आप बोलते हैं बोलिए उन्हें और उन्हें कहिए एक बार क्लास तो अटेंड करके देखो डेमो पे, आपको समझ आएगा कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो एनी हाउ, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, अगली क्लास में कल मिलेंगे यहीं पर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।